मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए गिफ्ट है। अरे सर, गिफ्ट क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा। गिफ्ट ये है कि अनसॉल्व पेपर का जो बुक है, वाईसीटी का बेटा एचओडी हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूपी बोर्ड का हूँ, तो आपको अनसॉल्व पेपर बिल्कुल फ्री में किताब दिया जा रहा है। तो 2000 वो भी 27 बोर्ड के लिए। कैसे आपको बेटा इसको प्राप्त करना है, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक तो टेलीग्राम, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे एसकेएम स्टडी सर्च करेंगे, 4.7 की रेटिंग आएगा। प्लीज यार रेटिंग कर दीजिए, क्योंकि आपको हम फ्री में दे रहे हैं अनसॉल्व पेपर, ठीक है ना। उसके बाद बेटा डाउनलोड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नाम वाम डालेंगे, ओटीपी डालेंगे, हो जाएगा डाउनलोड, बन जाएगा, साइन अप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा सेक्शन अनसॉल्व का, देखिए यहाँ पे अनसॉल्व पेपर, यहाँ पे कई सारे रहेंगे। अनसॉल्व पेपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर आप 10th से हैं तो 10th का, 12th का है तो 12th का, सारे अनसॉल्व पेपर, चाहे आप आर्ट्स से हो या साइंस से, सभी इसमें अपडेट हो रहे हैं लगातार, तो मिल जाएगा। ऐप का जो लिंक है वो डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना अनसॉल्व पेपर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज और यहीं पर, गेस्ट सेट पेपर बेटा सभी का, चाहे आप साइंस से हो या फिर आर्ट्स से, आप सभी बेटा महाभारत बैच है, 101 रुपए में जरूर जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे संभावित आपको हम लोग आपको कराएंगे पेपर, गेस्ट पेपर फंसने वाले सभी विषयों के लाइव पेपर हम सोल्यूशन आपको देने वाले हैं, लाइव रहेगा। पिछले साल के पेपर आपको मिक्सेस इसमें करवा देंगे, बोर्ड का मॉडल पेपर आएगा सॉल्व करवा देंगे, माइंड मैप डेमो बोर्ड की कॉपी करवा देंगे, कैसे कैसे भरना है, क्या करना है, और हैंड रिटन नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। जो आप हैंड रिटन नोट्स 50-50 100 में खरीदते हैं, वो आपको मिलने वाला है 101 रुपए में। तो महाभारत बैच भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप में ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। बहुत सारा आपके लिए काम करा है, बहुत मेहनत हुआ है पर फ्री में देने के लिए आपको बेटा। वहां पे मॉडल पेपर फ्री में, सिलेबस फ्री में, ई बुक फ्री में, सब कुछ हम आपको फ्री में करवाने वाले हैं। तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा ना। यहाँ बेटा हम लोग करने वाले हैं आज बोर्ड में एकदम तगड़ा वाला मॉडल पेपर एकदम आने वाला, फंसने वाला सर, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ये क्या है 2027 का है, ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए है। पेपर कोड क्या है बेटा 302 एसएच पेपर कोड, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पास होने के लिए मात्र आपको 33 नंबर ही चाहिए। कितना चाहिए बेटा, मात्र 33 नंबर चाहिए। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। प्रारंभ जो 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे, और इस प्रश्न पत्र में बेटा 2 खंड रहेंगे, एक खंड क रहेगा, एक खंड ख रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा क्या रहने वाला है, खंड क रहने वाला है। खंड का जो रहेगा ये बेटा आपका 50 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का, 50 नंबर का। तो प्रश्न नंबर पहला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाएं गिनी जाती हैं। तो बेटा जो सत्यवती कथा है ना, ये एक ऐसी रचना है जो कि हिंदी गद्य रचनाओं की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। ओके, कोई दिक्कत सर नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। अगला देखिएगा यहाँ पे है ख वाला, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था बेटा, वो निकाला जाता था बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पे, कलम का सिपाही के बेटा लेखक कौन है, अमृत राय है। जो कलम का सिपाही के लेखक बेटा कौन है, अमृत राय जी हैं। अगला यहाँ पे घ वाला, शेखर एक जीवनी रचना की विधा है, मतलब किस प्रकार की रचना है। तो सर यह एक उपन्यास है। क्या है, यह एक उपन्यास है। अगला है, निम्नलिखित में से ललित निबंधकार बेटा कौन है। तो रामचंद्र जो शुक्ल है बेटा, यह ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर दूसरा का है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना बेटा कब हुई थी, 1936 ईस्वी में हुई थी। और महादेव वर्मा की बेटा रचना कौन सी है, सांध गीत है। क्या बेटा, सांध गीत है। और ग वाला है कि अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है बेटा, तो अष्टछाप के कवि जो हैं चित्तस्वामी भी हैं, नंददास भी हैं, भिखारी दास भी हैं, और जो आपके बेटा सूरदास है, यह अष्टछाप के कवि बेटा नहीं है। तार सप्तक के बेटा प्रवर्तक कौन है, तो वो है बेटा अज्ञेय जी। तार सप्तक के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, अज्ञेय जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी काव्यधारा के बेटा कवि कौन है, सर जायसी। जायसी जो है यह सूफी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। जायसी जो है सूफी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। उसके बाद बेटा क्या आएगा, गद्यांश। गद्यांश जो आने वाला है आपका 10 नंबर का आएगा। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच कुछ मत करना, एक बार पढ़ लेंगे आंसर निकल जाएगा। सर कैसे, देखिए सबसे पहले बेटा गद्यांश पढ़िए। नए शब्द, नए मुहावरे, नए रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों एवं नूतन शैली प्रणालियों के व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। सबसे पहला बेटा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए।
मतलब ये कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे भाषा शब्द आ रहा है, फिर यहाँ पे भाषा शब्द आ रहा है, तो आंख बंद करके बता दीजिए कि ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, और भाषा और आधुनिकता के लेखक है बेटा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो क्या हो जाएगा संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित निबंध भाषा और आधुनिकता से अवतरित है या लिया गया है, जिसके लेखक बेटा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। अगला यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या बेटा कुछ मत करना, आप चले आएंगे अपने गद्यांश में, जिसके नीचे बेटा यहाँ पे नीचे लाइन खींचा गया है, उसी को क्या करिए सेम टू सेम उतार दीजिएगा। नहीं समझ आ रहा है बेटा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। क्या करेंगे आप बेटा, बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे व्याख्या में क्या लिखेंगे, इसका तात्पर्य है कि भाषा के विकास के लिए केवल नए शब्दों का सृजन करना ही पर्याप्त नहीं है। आधुनिक युग की मांगों के अनुसार शब्दों का निर्माण हो सकता है, परंतु भाषा का वास्तविक विकास तभी संभव है जब इन शब्दों के व्यवहार में लाया जाए, नई शैलियों व मुहावरों का प्रयोग किया जाए। अगला है भाषा में आधुनिकता कैसे लाई जाती है, तो नए शब्द, नए मुहावरे और नए रीति के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान किया जा सकता है। अगला यहाँ पे चौथा वाला बेटा क्या है, किसके गढ़ने से मात्र भाषा का विकास नहीं होता बेटा, तो केवल नए शब्दों के गढ़ने से ही मात्र वास्तविक भाषा के विकास नहीं होता। और अगला है इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किन बिंदुओं पर डाला है मतलब कि प्रकाश। इस गद्यांश के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। पहला कि भाषा में आधुनिकता लाने से नए शब्द, मुहावरे, शैलियों का व्यवहारिक प्रयोग आवश्यक है। दूसरा, केवल शब्दों का निर्माण करने से भाषा का विकास नहीं होता, बल्कि व्यवहार में लाना भी जरूरी होता है। और तीसरा है भाषा को समृद्ध और प्रभावी बनाने के लिए नवीन तत्वों का समावेश और उनका वास्तविक उपयोग करना क्या बेटा अनिवार्य है। उसके बाद क्या बेटा पद्यांश। ये जो पद्यांश है 10 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का बेटा, 10 नंबर का आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेंगे। पद्यांश क्या ध्यान देना है यहाँ पे, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है, अस्थि से तुम अस्तहीन है, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है, चीर पुराण है चन्न नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। सबसे पहला बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश मित्रानंद पंत द्वारा रचित हमारी पाठ्यपुस्तक बापू के प्रति शीर्षक काव्यांश से क्या है उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए बेटा, कुछ मत करना, जिसके नीचे लाइन खींचा गया है उसी का हिंदी लिखना है केवल। क्या है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है, अस्थि से तुम अस्तहीन है, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है, चीर पुराण है चीन नवीन। यानी कि यहाँ पे आप सीधा करेंगे, क्या करेंगे बेटा, यहाँ आप सीधा व्याख्या में लिखेंगे कि इस पंक्ति में कवि गांधी जी को शुद्ध ज्ञान में आत्मा बताते हुए जो नई न तो पुरानी है और न ही नई है, बल्कि सनातन चीर पुराण और सदैव नवीन चीर नवीन है, यहाँ उनके विचारों की शाश्वतता और सार्वभौमिकता को दर्शाया गया है। अगला है तीसरा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि का आशय क्या है। तो कवि का आशय है कि गांधी जी का भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि उनका आत्मा और विचार ही महत्वपूर्ण है। वे शुद्ध हैं, अमर सत्ता हैं, जो भविष्य की संस्कृति का आधार बनेगी, और उनका व्यक्तित्व पुरातन होते हुए भी सदैव क्या है पारंपरिक और नवीन है। अगला यहाँ पे चौथा वाला बेटा क्या है कि कौन अस्थियों का ढांचा प्रतीत हो रहा है, तो महात्मा गांधी जी का शरीर अस्थियों का ढांचा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कभी उन्हें मांस ही रक्तहीन अस्थिशेष कहकर उनके भौतिक स्वरूप को नगण्यता दर्शाता है। अगला है गांधी जी का जीवन बेटा किसका आधार है, तो गांधी जी का जीवन भावी यानी भविष्य की संस्कृति का आधार है। जैसा कि पंक्ति आधार अमर होंगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन में कहा गया है, उनके आदर्श और दर्शन ही आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या है मार्गदर्शक होंगे। अगला और पांचवा बेटा क है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में बेटा आंसर देना है। 5 नंबर का है। यहाँ पे 3 लोग हैं। सबसे पहले बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ बेटा हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल का करेंगे, ठीक है ना। पुरातत्व और भारतीय संस्कृति के अमर व्याख्याता वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था, और बचपन से इनकी बुद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई थी। इसीलिए इन्होंने अल्प आयु में ही काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी डीलिट की इन्होंने उपाधियां प्राप्त कर ली। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य जीवन प्रारंभ करके अपनी रचनाओं में योग्यता, अनुभव, बुद्धि की असाधारण प्रतिभा द्वारा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के अमिट चित्रों को चित्रित करते हुए अनुसंधान की
की प्रवृत्ति का स्पष्टतया समावेश किया। ये लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी इन्होंने अध्ययन का विषय बनाया था। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी का सेवा करता हुआ 27 जुलाई 1967 में क्या हो गया, भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि निबंध संग्रह है, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, कल वृक्ष भाग अंधियारा है। समीक्षा में जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, कालिदास की मेघदूत की सविजीवी व्याख्या है, शोध ग्रंथ जैसे पाणिनिकालीन भारत है। भाषा शैली तो डॉक्टर वासुदेव सरग्वाल की शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली भाषा है बेटा। उसके बाद कब वाला है बेटा, कवि का आएगा। किन में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डाले अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर प्रसाद और सच्चिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञेय जी हैं। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का लिखेंगे साहित्यिक परिचय। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका बचपन बहुत सुख से ही बीता, किंतु उदार प्रकृति और दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। उनकी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविता पुरस्कार स्वरूप एक पैसा नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से बच ना सके। और सन 1937 में अल्प अवस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। जयशंकर प्रसाद जो बेटा छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक, प्रतिनिधि, कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवता वाले दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और संदर्भ इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना इनकी कविता का बेटा प्राण है। इनकी प्रमुख कृतियां जैसे कामायनी है, आंसू है, लहर है और झरना है। इनकी कहानी जैसे बेटा आकाशदीप है, इंद्रजाल है, प्रतिध्वनि है और क्या है बेटा आंधी है। इनके उपन्यास जैसे कंकाल है, तितली है और इरावती है, जो कि क्या बेटा अपूर्ण है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ पे क्या है कि खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम 80 शब्दों में आंसर देना है, अथवा में बहादुर अथवा लाठी कहानी कथानक पर प्रकाश डालना है। अधिकतम आपको 80 शब्दों में देना है बेटा। पंचलाइट कहानी का हम लोग सारांश लिखेंगे। पंचलाइट प्रोफेसर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में एक महत्व टोली है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं जो कि रामनवमी के मेले से पेट्रोल मैक्स खरीदते हैं, जिन्हें वह पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये साधारण लोग एक सम्मानजनक वस्तु समझते हैं और इस पंचलाइट को देखने के लिए महत्व टोली के सभी बच्चे, महिला, पुरुष इकट्ठा हो जाते हैं और सरपंच अपनी पत्नी को आदेश देता है कि ये शुभ काम करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। अब सभी उत्साहित हो जाते हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि ये साधारण लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। इसी महतो टोली में गोधन नाम का एक लड़का है जो कि गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से अक्सर सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, जिस कारण पंचों ने अपनी टोली से उसको बाहर निकाल रखा था। और मुनरी को यह बात पता था कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है और इस बात को चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है और गोधन को सरपंच ने बुलाकर पंचलाइट को जलाने कहा और गोधन पंचलाइट को जला देता है। पंच गोधन पुनः जात में ले लेते हैं। मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को अपने शाम के घर भोजन का निमंत्रण देती है और पंचों को बहुत उत्साहित होकर गोधन को कह देते तुम्हारा साथ खुमा खूब गाँव सलीमा का गाना। और पंचलाइट की रोशनी में सब लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। उसके बाद बेटा स्वपठित खंडकाव्य आएगा। ये जो सब स्वपठित खंडकाव्य है ना, आपको अपने जिले के अनुसार आंसर देना रहेगा। इसको लेके परेशान मत होना, ये मैं करवा दूंगा आपके जिले के अकॉर्डिंग। जैसे रश्मि रथी है, मुक्ति यज्ञ है, आलोक वृत्त है, त्यागपति है, श्रवण कुमार है, सत्य की जीत है, ये मैं करवा दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज और आएगा, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। देखिएगा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश मैं अभी स्किप करूंगा 14 नंबर का, बट हम आपको बीच बीच में ट्रिक के द्वारा और 5-5 करवा दूंगा गद्यांश, 5 पद्यांश, उतने में काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको बेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी अच्छा, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिशन मिल जाएगा, तो जाके वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो रही बेटा तो प्लीज आप लोग बता दीजिएगा, सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ताकि आपको जो बेटा प्रॉब्लम है ना उसको हम सॉल्व कर पाए। क्लियर है ना, कोई इशू बेटा नहीं होना चाहिए, चलेगा। और एक बात और, जो बच्चे हैं स्टूडेंट ध्यान देना, ये ऐप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में
चाहे आप कला के हो, साइंस के हो, कक्षा 10वीं को 12वीं के हैं, तो लगातार इसमें हम अपडेट कर रहे हैं। आपको इसमें पूरा मिल जाएगा, तो आपको 1 रुपए का अंशाल खरीदना नहीं है, वाईसीटी की तरफ से आपको बेटा फ्री में दिया गया है, ठीक ना। तो ऐप पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गूगल प्ले स्टोर से जाके एसके मिशन ये ऐप सर्च करना और वहां पे इसको डाउनलोड कर लेना। और महाभारत बैच अपना 1 सितंबर से आ रहा है, मात्र 101 रुपए में। सो प्लीज आप लोग ज्वाइन जरूर से जरूर करिएगा। चलिएगा, अब यहाँ पे देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हवा में तलवार चलाना, अपने मियाँ मिट्ठू बनना, मिट्टी में मिलाना, 9 2 11 होना। पहला है हवा में तलवार चलाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? इसका अर्थ हो जाएगा बिना कारण या बिना सोच विचार के काम करना। वाक्य प्रयोग, बिना योजना के व्यापार शुरू करना हवा में तीर चलाने के जैसा है। अगला है यहाँ पे दूसरा बेटा क्या है? अपने मियाँ मिट्टू बनना, यानी कि अपनी ही प्रशंसा करना। वाक्य प्रयोग, वह हर समय अपनी तारीफ करता रहता है, जैसे अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना उसका शौक है। अगला है मिट्टी में मिलाना, अर्थ क्या हो जाएगा? किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट करना या बर्बाद कर देना। वाक्य प्रयोग बेटा, भ्रष्टाचार ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिला दिया। अगला है 9 2 11 हो जाना, यानी तुरंत भाग जाना या वहां से गायब हो जाना। वाक्य प्रयोग, पुलिस को देखते ही चोर क्या हो गए बेटा? 9 2 11 हो गई। अगला प्रश्न नंबर 10 का यहाँ पे क है कि निम्नलिखित शब्द युग्म में से किसी एक का सही अर्थ करके चयन लिखिए बेटा। अविराम, अभिराम, अविराम मतलब बेटा बिना रुके, अभिराम मतलब बेटा सुंदर होता है। विहग और विहंग, विहग मतलब बेटा पक्षी, विहंग मतलब आकाश होता है। अगला यहाँ पे है क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है आपको। पूत, कनक, अंबर और जलद। तो पूत मतलब क्या होता है बेटा? पुत्र और पवित्र होता है। कनक मतलब सोना और धतूरा होता है। अंबर मतलब आकाश और वस्त्र होता है। जलन मतलब बादल और शीघ्र यानी कि तेज होता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। बिना वेतन के लिए काम करने वाले बेटा अवैतनिक, प्री बोलने वाले को प्रीबंदा बोलते हैं। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। क्या यहाँ पे? शिवानी एक विद्वान लेखिका थी, सीता घर जाता है, पुस्तक मेज में रखी है, गोष्ठी में अनेकों विद्वानों ने भाषण दिए। अच्छा बताइए, शिवानी एक विद्वान लेखिका थी, शिवानी एक क्या है बेटा? विद्वान लेखिका थी। तो यहाँ पे विद्वान केवल लेखक के लिए होता है, पुरुष होता है। अगर वो लेखिका है, महिला है तो विदुषी होगा। तो शिवानी एक विदुषी लेखिका थी। हाँ, अगला यहाँ पे क्या है बेटा? सीता घर जाता है, जाती है, लड़की है तो सीता घर जाती है। पुस्तक मेज में नहीं, मेज पर रखी है। गोष्ठी में अनेकों विद्वानों भाषण हुए। ये बताइए, विद्वान तो अनेकों हैं, अनेकों नहीं होगा, अनेक। अनेक खुद में क्या है बेटा? बहुवचन है। अगला यहाँ पे अपठित गद्यांश देखिएगा। जो अपठित गद्यांश है ना, इसका एक ट्रिक है, अप्रोच है। जैसे कि आपको मैंने गद्यांश बताया है करना, कुछ मत करना, एक बार इसको पढ़ लेना, पढ़ के क्या दे देंगे? आंसर दे देंगे, और कुछ भी नहीं करना है। पहला है करवा देते, देखिएगा। कर्मंड किन्हें कहा जाता है? कर्मंड किन्हें कहा जाता है? तो कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही क्या है? कर्मण। हाँ, कर्मंड है। और क्या है? और कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। पढ़ना है आंसर, पढ़ना है आंसर। कर लेंगे? बिल्कुल सर कर लेंगे। उसके बाद रस छंद अलंकार आएगा। क्या है? हास रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण देते हुए परिभाषा लिखिए। वीर रस बेटा क्या होता है? 2 नंबर का है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? उत्साह होता है। परिभाषा, शौर्य पराक्रम या धैर्य के वर्णन से उत्पन्न होने वाला रस को वीर रस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, चढ़कर रण में वीर बोले, आज ललकारूंगा शत्रुदल, खंडित कर दूंगा शीश उनके, या स्वयं हो जाऊंगा कंचन कल। अगला है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण से उदाहरण लिखिए। तो बेटा यहाँ पे हम श्लेष अलंकार को ले रहे हैं। लक्षण मतलब परिभाषा क्या होता है? एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलने पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो, मोती मानुष चून। अगला है सोठा अथवा चौपाई छंद का लक्षण सिद्ध उदाहरण लिखिए। तो बेटा चौपाई छंद क्या होता है? चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, अंत में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण के लिए, रामचरितमानस के हावा रथ दिव्य ज्ञान, सुनत पावन होता है तुलसीदास के बाण। अगला यहाँ पर बेटा प्रश्न नंबर 13 है। क्या है? पत्र लेखन है कि अपने नगर में संक्रामक बीमारी की रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखिए, अथवा में स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के निकट बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। क्या लिखेंगे? सेवा में भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण। फिर लिखेंगे बेटा, महोदय सेवा में सबसे निवेदन है कि मैं आपको जो मन में करे वो भर देना। फिर लिख देना लास्ट में, आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस प्रार्थना पत्र विचार करने की कृपा करें। फिर धन्यवाद भवदी अबसा सोबतियाबाद प्रयागराज। और कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की करने की बेटा जरूरत नहीं है, बाकी तुम आपको सिखा ही रहे हैं। उसके बाद बेटा आपका आएगा यहाँ पे निबंध लेखन। क्या है निबंध लेखन? देखिए,
निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। वृक्षारोपण, वन एवं वन संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक जीवन की विसंगतियां, काकोरी रिएक्शन महत्व और गोस्वामी तुलसीदास। और मैं आपको टॉप 5 करके ये सारे जो निबंध लेखन है मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। और आप लोग जाइए अंसाल पेपर फ्री में डाउनलोड करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हाँ, ऐप का नहीं तो गूगल प्ले स्टोर से जाइए, एसके स्टडी ऐप डाउनलोड करके वहां से बेटा अंसाल पेपर का पीडीएफ फ्री में आप प्राप्त कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।